नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ, लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी ने तैयार किया ड्राफ्ट। 30 जून तक उत्तराखंड सरकार को मिलेगा ड्राफ्ट। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की कवायद तेज। राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। होम्योपैथी को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा। का उत्तराखंड को आयुष भूमि बनाने की दिशा में कर रहे काम। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा की खास तैयारी। बीजेपी सांसदों की अगुवाई में 30 मई से 30 जून तक चलेगा अभियान। सरकार की नीतियों से रूबरू होगी जनता। कर्नाटक में प्रचंड जीत से उत्तराखंड कांग्रेसियों को मिली नई ऊर्जा। आगामी चुनावों में दिखेगा विपक्ष की जीत का असर, मगर भाजपा का बयान, जनता का विश्वास बीजेपी के साथ। यातायात सुधार और युवाओं के कौशल विकास के लिए ट्रैफिक पुलिस की नई पहल। पथदर्शक योजना से छात्रों को जोड़ने की तैयारी। युवाओं को सिखाए जाएंगे यातायात संचालन की बारीकियां। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में कमेटी ने ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है और 30 जून तक ये ड्राफ्ट सरकार को उपलब्ध करा दिया जाएगा। सरकार को ड्राफ्ट मिलते ही उसे लागू करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। 30 जून तक हमको उसका ड्राफ्ट मिल जाएगा। जो कमेटी ने हमको अश्योर किया है कि हम 30 तारीख तक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे कि समान नागरिक संहिता हमारे यहाँ तो लागू हो, और सबसे हम अपेक्षा करेंगे कि पूरे देश के अन्य राज्य भी उसको लागू करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन होम्योकॉन 2023 कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत होम्योपैथी से जुड़े तमाम विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद रहे। सम्मेलन में होम्योपैथी को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ आयुष भूमि भी है। इस तरह के कार्यक्रम से राज्य को लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं में उत्तराखंड को आयुष भूमि बनाना भी शामिल है। सरकार इसी दिशा में कार्य भी कर रही है। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि होम्योपैथिक हमारी पुरातन सभ्यता से जुड़ी है। क्षेत्र में जुड़े हुए अनेकों विशेषज्ञों ने और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने भाग लिया है। तो निश्चित रूप से ये उत्तराखंड जहाँ देवभूमि है वहीं ये आयुष भूमि भी है। आयुष के साथ साथ योग भूमि भी है। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उससे तमाम प्रकार की जो चर्चा होती है, जो उसमें एक मंथन होता है, चिंतन होता है, उसमें से सकारात्मक रूप से तमाम सारे चीज़ें बाहर आती हैं, तमाम चीज़ों पर चर्चा होती है। वो कहीं ना कहीं जो हमारा संकल्प है कि इसको आयुष का प्रदेश बनाएंगे, आयुष हमारी पहली प्राथमिकता है, उस दिशा में ये बहुत कारगर होगा। होम्योपैथी का कोई बाहर की जर्मनी की नहीं है, ये लोगों में भ्रम है। ये भारत की पुरातन और सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ जो चरक संहिता में आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, ये जड़ी बूटी औषधियों से निर्मित ही वो दवाइयाँ हैं। भले हमारे जर्मन के विद्वान ऐसे चिकित्सक हनुमान ने पूरे दुनिया में इसको आगे बढ़ाया, लेकिन ये हमारी परंपरा है। वहीं उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में भाजपा को मिली जीत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता का आभार जताया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार लोगों के साथ जुड़कर काम कर रही है, जिसका नतीजा चुनाव में भी नजर आया है कि आज उत्तर प्रदेश के सभी निकायों में भाजपा के मेयर काबिज है। इस जीत को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यों की जीत बताया है। निश्चित रूप से देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत हुई है, सुशासन की जीत है, वहाँ पर अच्छे कामों की जीत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जो काम हैं उन कामों की जीत है। वहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के जो काम हैं उन कामों को जनता ने अपनी मोहर लगाई है।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर भाजपा प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाएगी। बीजेपी सांसदों की अगुवाई में 30 मई से 30 जून तक ये अभियान चलेगा और इस अभियान के तहत सांसदों की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। 1 महीने तक सांसद पूरे क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां और योजना और कार्यक्रमों को जनता के बीच लेकर जाएंगे। अभी वो थोड़ा सा पीछे हो गया और वो 30 मई से 30 जून तक का होगा और सभी लोगों को करना है उसको और निश्चित रूप में एक नया इतिहास होगा। जहां एक तरफ बीजेपी ने 30 मई से 30 जून तक भाजपा सांसदों के अभियान का ऐलान कर दिया है, तो वहीं अब कांग्रेस ने बीजेपी के इस अभियान पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि जो गांव भाजपा के सांसदों द्वारा गोद लिए गए थे वो सांसदों की गोद में ही बैठे रह गए। उन क्षेत्रों में आज तक कोई काम नहीं किया गया है। देखिए, कर्नाटक की जीत से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। वैसे भी भाजपा के सांसदों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि 5 साल में कोई काम नहीं किया है, पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन उठाया नहीं है, अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं किया और तो और जो गांव गोद ले रखे थे वो गांव इनकी गोद में ही बैठे रह गए। उन गांवों को इन्होंने चलने फिरने लायक भी नहीं बनाया है। वहीं देहरादून में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव का कार्यक्रम जारी है और दूसरे दिन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल, हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल और कृषि मंत्री गणेश जोशी 4 दिवसीय उत्तराखंड श्री अन्न मिलेट्स महोत्सव में शामिल हुए। हरिद्वार सांसद ने कहा कि इस महोत्सव का उद्देश्य प्रदेश में मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही मिलेट्स के उत्पाद को आम जनमानस की थाली में शामिल करना है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये मोटा अनाज है, ये पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इसमें स्वास्थ्य वर्धक वो सभी चीजें हैं आज जिसको दुनिया को जरूरत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसकी पहल की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रस्ताव रखा। ये वर्ष श्री अन्न मोटा अनाज का वर्ष पूरी दुनिया मना रही है, उसमें मेरा उत्तराखंड निश्चित बहुत आगे है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद उत्तराखंड कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिली है। राज्य में लगातार 2 विधानसभा चुनावों में हार के बाद मायूस उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हिमाचल और अब कर्नाटक में भी सरकार बनने से एक नई उम्मीद जगी है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस जीत का असर आगामी चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली प्रचंड जीत को उत्तराखंड कांग्रेस के लिए किसी बूस्टर डोज से कम नहीं मानी जा रही है। कर्नाटक की जीत का असर उत्तराखंड कांग्रेसियों के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को लगातार 2 विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन पहले हिमाचल में कांग्रेस की जीत हुई और अब कर्नाटक में भी कांग्रेस का परचम लहराया है, जिसे देख मायूस उत्तराखंड कांग्रेसी भी एक मजबूत स्थिति में आए हैं और एक नए जोश और एक नए आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस अब एकजुट होकर सियासी मैदान में उतरने को तैयार है। दक्षिण के एक बड़े सूबे में मिली शानदार जीत को उत्तराखंड के नेता भी आगामी लोकसभा और निकाय चुनावों में जोश भरने के लिए अहम मान रहे हैं। कर्नाटक का चुनाव निश्चित रूप से लोकतंत्र की जीत है। उत्तराखंड में भी अब लोकसभा के चुनाव सन्निकट हैं, नज़दीक हैं और हम सब मिलकर लोकसभा के चुनाव में जीत के लिए काम करेंगे और कांग्रेस संगठन को एक सूत्र पिरोते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी निश्चित रूप से घर घर गांव जाकर कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस के सिद्धांतों को और कांग्रेस के मूल्यों को पहुंचाने का काम करेगी। कर्नाटक की जीत हिंदुस्तान की राजनीति के लिए मील का पत्थर साबित होगी और इस देश में एक नए राजनीतिक समीकरण की शुरुआत होगी और नया राजनीतिक ध्रुवीकरण इस देश में होगा और निश्चित रूप से आप भाजपा की उल्टी गिनती की शुरुआत मानिए। कर्नाटक की जीत जहां एक तरफ कांग्रेसियों के लिए संजीवनी का काम कर सकती है, तो वहीं भाजपा अभी भी अपने उसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने को तैयार है।
बीजेपी का कहना है कि जनता का विश्वास अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है और मत प्रतिशत से परिणाम नहीं बदलते हैं। भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली कहीं है तो भारत में होती है, जिसमें जनता का जो मत होता है, जनता का जो विश्वास होता है वो सर्वोपरि है। और कर्नाटका का जो परिणाम है उसमें जो मतों का प्रतिशत है उसको देखकर आप कह सकते हैं कि जनता का विश्वास अभी भी हमारे साथ है, लेकिन केवल मत प्रतिशत से परिणाम नहीं बदलता। उत्तराखंड की जनता ने हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, चाहे हम 2014 की बात करें, 2017 की बात करें, 19 की बात करें या फिर 2022 की बात करें, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने प्रचंड जीत दी है। और आगे हमारे चाहे निकाय चुनाव होंगे, चाहे आम लोकसभा के चुनाव हों, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा उत्तराखंड के अंदर अपना परचम लहराने वाली है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी जनता ने भाजपा को नकार दिया। बीजेपी ने जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर कहते हैं ना, सियासी समीकरण बदलने में समय नहीं लगता है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या आगामी चुनावों में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है? क्या इस जीत के बाद ये कहा जा सकता है कि जनता के बीच मोदी मैजिक कम हो गया है? क्या कांग्रेस अब बीजेपी को हराने में सक्षम हो गई है या फिर जनता सच से वाकिफ हो चली है? वहीं कई जिलों में घूमकर मानसखंड झांकी उत्तरकाशी भी पहुंची है, जहां विधायक ने हरी झंडी दिखाकर झांकी को अन्य जिलों के लिए रवाना किया है। मानसखंड झांकी को देखकर लोगों में भी काफी उत्साह नजर आया। स्थानीय लोगों ने कहा कि मानसखंड झांकी ने इस साल गणतंत्र दिवस परेड में पहला स्थान हासिल कर उत्तराखंड वासियों को गौरवान्वित महसूस कराया है और आज हर कोई उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। तक जाएगी और हम सबका सौभाग्य है कि गणतंत्र दिवस की परेड 2023 में प्रथम स्थान उत्तराखंड की झांकी को दिया गया है। मैं उत्तराखंड के वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अथक प्रयास रहा है और इस मानस जो झांकी जिसका जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि इसको हमने दिल्ली के जो पूरे देश के अंदर जो अपनी झांकी को दिखाया तो हम सबके लिए गर्व करते हैं। वहीं उत्तराखंड में स्कीम टू प्राइवेट क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसास के तहत नियुक्ति हुई 1000 शिक्षकों को पिछले 6 साल से मानदेय नहीं मिला है। शिक्षकों द्वारा केंद्र से गुहार लगाने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। वेतन नहीं मिलने से शिक्षक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चलने वाले मदरसों में भी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए साल 2008 में SPQES योजना लागू हुई थी, जिसके तहत मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का मानदेय 10 से 12,000 तय किया गया था। साल 2016 और 17 तक तो शिक्षकों को मानदेय मिलता रहा, लेकिन पिछले कई सालों से शिक्षकों के मानदेय का अभी भी शिक्षक अपना इंतजार में जुटे हुए हैं। हम लोग भी कहां तक करेंगे अकेले। मैनेजमेंट भी में बहुत सारी 11 कमेटियाँ 11 मेंबरान हैं, सभी के यहाँ, मेरे यहाँ भी हैं और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में भी हैं, किसी के यहाँ 7 हैं और लेकिन प्रबंधक महोदय बेचारे कहाँ तक करेंगे और अध्यक्ष महोदय भी। हम लोग इन लोगों को मानदेय के रूप में बहुत छोटा सा मानदेय के रूप में इनका सम्मान रखते हैं, लेकिन भारत सरकार ने जो इन्हें 12,000 रुपये मंथली और 12 महीने के लिए इनकी प्रति माह पर नियुक्ति हुई थी। 6 साल हो गए इन लोगों को, अब तक मानदेय नहीं प्राप्त हुआ। वहीं देहरादून नगर वार्डों में बने अपार्टमेंट कूड़ा द्वारा निस्तारण की कार्य योजना न देने और गीले कूड़े का निस्तारण न करने वाले हाउस सोसाइटी और अपार्टमेंट के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए 113 संस्थान और अपार्टमेंट का कूड़ा निस्तारण नहीं करने पर 10-10 हजार का चालान किया गया है। साथ ही 9 अपार्टमेंट पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और एक अपार्टमेंट द्वारा खुले में कचरा बहाने वालों के खिलाफ 10 लाख रुपए की RC जारी कर दी है। 10-10 हजार के चलान थे। ऐसे करीब 113 संस्थान है और करीब 1-1 लाख के जो चलान थे वो करीब ऐसे 9 संस्थान हैं जो हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं। और साथ ही साथ जो पूर्व में जो कचरा खुले में बहाने वाले जो थे नाले जिनके, ऐसे एक संस्थान है जिस पर 10 लाख की पेनल्टी ठोकी गई थी, उनकी भी RC जारी कर रहे हैं। और कुछ अन्य जिनके कूड़ा वाहन पकड़े गए थे उनके जो 10-10 लाख के चलान थे वो भी हम रिकवरी चलान में सम्मिलित कर जो है प्रेषित करने हैं अभी। वहीं देहरादून यातायात पुलिस ने यातायात सुधार और युवाओं के कौशल विकास के लिए एक योजना शुरू करने जा रही है।
पथ दर्शक नाम की इस योजना में विभिन्न शिक्षण संस्थानों से पहले चरण में 15 छात्र जिनकी उम्र 18 से 30 साल है उन्हें चुना जाएगा। ये पथ दर्शक 1 महीने तक अधिकारियों के साथ रहकर यातायात संचालन की बारीकियों को सीखेंगे। यातायात पुलिस के अनुसार इस प्रोग्राम से छात्रों को भविष्य में रोजगार में भी मदद मिल सकती है। इसके साथ ही पथ दर्शक चयन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और 20 मई तक आवेदन किए जा सकते हैं। देहरादून ट्रैफिक पुलिस एक इंटर्नशिप प्रोग्राम जो फेलोशिप प्रोग्राम बोलते हैं उसको आज से लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। ये लगभग 30 दिन का प्रोग्राम होगा। इसमें जो कॉलेज के बच्चे हो, मेनली सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से हो या जो भी ट्रैफिक साइंस में करियर करना चाह रहे हो या यूनिफॉर्म सर्विसेज जो हो गई, पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, इनमें करियर करना चाह रहे हो, इनके लिए ये जो फेलोशिप है ये ओपन की जाएगी। ये मिक्स होगा, कुछ एकेडमिकल कार्य दिए जाएंगे। ट्रैफिक में एज अ वॉलंटियर उनको हर रोज 3 घंटा लगभग 15 से 20 दिन के लिए काम करना पड़ेगा। ऑफिसर्स के साथ भी उनकी अटैचमेंट्स होगी, अवेयरनेस कैंपेन्स में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी और अंत में उनको सर्टिफिकेशन भी प्रदान किया जाएगा। वहीं पौड़ी में एसएसपी श्वेता चौबे ने जिले के सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में एसएसपी ने अतिक्रमण अभियान में तेजी लाने के अलावा आपराधिक मामलों की विवेचनाओं के साथ ही लंबित पड़े मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने क्षेत्र में सत्यापन अभियान में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। जो मुख्यालय स्तर पे जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसकी भी समीक्षा की गई। स्पेशली अभी जो सरकारी संपत्ति पे अतिक्रमण हो रखे हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई जो है उनको संबंधित क्षेत्राधिकारी को बताया गया है कि अपने अपने जो उनके एसडीएम्स हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए जो विभाग हैं जहाँ पे जो जिन सरकारी भूमि पे अतिक्रमण हो रखा है, भले ही पीडब्ल्यूडी हो, फॉरेस्ट है, उसका चिन्हीकरण जो है वो डिटेल में करवा लें और उसके बाद फिर अतिक्रमण मुक्त की जो कार्रवाई है वो भी साइमल्टेनियसली हमारी जारी है। वहीं भगवानपुर में वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर महंत रविंद्रपुरी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दरअसल उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई को लेकर ज्वालापुर से कांग्रेस विधायक ने मजार और समाधि को तोड़ने पर बयान दिया है। विधायक के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए महंत रविंद्रपुरी ने उन्हें अनपढ़ बता दिया। विधायक के समर्थक अब इस बयान का विरोध करते नजर आ रहे हैं। हमारे ज्वालापुर से विधायक हैं, उनकी टिप्पणी करी थी एक महंत पे, रविंद्रपुरी बहन जी हैं, उन्होंने टिप्पणी करी थी। उनके विरोध हम लोगों ने नारेबाजी करी है। विरोध प्रदर्शन हमारा है क्योंकि उनका जो बोलना था, जो उन्होंने बोला बहुत गलत बोला। क्योंकि हमारा रवि बहादुर जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और विधायक हैं हमारे। दूसरी बात, इंजीनियर हैं। उन्हें ये वो यूँ कल का हमारा महंत जो है वो समझा रहा है कि आपका मस्जिद में, मंदिर में और उसमें आपका समाधि में क्या अंतर है, तो वो बताएंगे। पढ़े लिखा आदमी जो इंजीनियर अपना अगर चाहता तो इंजीनियर करता आराम से, वो इंजीनियर छोड़ के अपना यहाँ हमारे समाज के लिए काम कर रहा है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी ने तैयार किया ड्राफ्ट। 30 जून तक उत्तराखंड सरकार को मिलेगा ड्राफ्ट। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की कवायद तेज। राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। होम्योपैथी को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा। का उत्तराखंड को आयुष भूमि बनाने की दिशा में कर रहे काम। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा की खास तैयारी। बीजेपी सांसदों की अगुवाई में 30 मई से 30 जून तक चलेगा अभियान। सरकार की नीतियों से रूबरू होगी जनता। कर्नाटक में प्रचंड जीत से उत्तराखंड कांग्रेसियों को मिली नई ऊर्जा। आगामी चुनावों में दिखेगा विपक्ष की जीत का असर, मगर भाजपा का बयान, जनता का विश्वास बीजेपी के साथ। यातायात सुधार और युवाओं के कौशल विकास के लिए ट्रैफिक पुलिस की नई पहल। पथ दर्शक योजना से छात्रों को जोड़ने की तैयारी। युवाओं को सिखाए जाएंगे यातायात संचालन की बारीकियां।